हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम शुरू करेंगे। ये आपका बहुत बेसिक सा चैप्टर है। इसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्जॉस्टेबल है, मतलब ख़त्म हो जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोलियम के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आपकी पैराफिन वैक्स है, एलपीजी है, एट्सेट्रा। और कोल की स्टोरी पढ़ेंगे कि कोल कैसे बना, पेट्रोलियम कैसे बनता है, ये भी देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वाटर आपका, ओवरऑल वाटर आपका कैसा है, इनएग्जॉस्टेबल है, मतलब ये ख़त्म नहीं होने वाला है। लेकिन हम वाटर को एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों कहते हैं, ये भी जानेंगे। इसका आंसर मिलेगा आपको। शुरू करते हैं। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम हमारी बेसिक नीड्स के लिए बहुत तरीके के मटेरियल यूज़ करते हैं। उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, जिसे हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। और उसमें से कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि ह्यूमन एफर्ट से मिलते हैं, मतलब ह्यूमन अपनी कोशिश करके उसको बनाता है। ह्यूमन मेड होते हैं, मैन मेड होते हैं, या फिर आप कह सकते हो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल रिसोर्सेज होते हैं। अब आप अपनी डेली लाइफ में जो भी रिसोर्सेज को यूज़ करते हो, जो भी मटेरियल्स को यूज़ करते हो, उसको आपको क्लासीफाई करना है नेचुरल में और मैन-मेड में। अब ये आपके कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपके एयर है, सनलाइट है, वाटर है, मिनरल्स है, फॉरेस्ट है, एट्सेट्रा। ये आपके कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। और मैन-मेड जो कि ह्यूमंस खुद बनाते हैं, वो हैं क्लोथ्स, प्लास्टिक, फैन, सीमेंट, कॉस्मेटिक्स, एट्सेट्रा। ठीक है, तो इसे अपनी NCERT बुक की एक्टिविटी 5.1 में फिल ज़रूर कर लेना। Does this list include air, water, soil and minerals? क्या इस लिस्ट में एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स इंक्लूडेड थे? Since all these are obtained from nature, ये सारे हमें नेचर से मिलते हैं, इसलिए ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हैं वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। भूजो पूछ रहा है कि कैन वी यूज़ ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? क्या हम हमारे सारे नेचुरल रिसोर्सेज को हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे एक टाइम पर। जैसे कि आपका कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। ये आपके कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो बनने में तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, लेकिन इसको ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करने पर ये कुछ हज़ारों सालों में ही ख़त्म हो जाते हैं, है ना। बनने में तो काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन यूज़ करने में इतना टाइम नहीं लगता। और कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो आपके इनएग्जॉस्टेबल होते हैं, जिसे आप अनलिमिटेड यूज़ करोगे तो ये ख़त्म नहीं होंगे। जैसे कि सनलाइट है आपका, ओवरऑल वाटर है आपका, ओशन का वाटर, सॉल्टी वाटर, अगर आप इसे ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, अब आपका जो फ्रेश वाटर है वो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्यों है, और आपका ओवरऑल वाटर इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्यों है? इसका आंसर मैं आपको अभी बताऊँगी, आगे इसका क्वेश्चन आने वाला है। कैन एयर, वाटर, सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़? क्या एयर, वाटर और सॉइल ह्यूमन की एक्टिविटी से एग्जॉस्ट किए जा सकते हैं? एग्जॉस्ट का मतलब ख़त्म किए जा सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करने पर क्या ये ख़त्म हो जाएंगे? नहीं होंगे। आंसर है इसका नो। क्यों? क्योंकि ये अबंडेंटली प्रेजेंट है हमारे नेचर में। अगर हम इसे ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म नहीं होंगे। ये इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7। तुमने वाटर के बारे में पहले से क्लास 7 में पढ़ रखा है। इज़ वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स? यस, वाटर आपका लिमिटलेस रिसोर्स है, लेकिन आपका जो फ्रेश वाटर है वो लिमिटलेस रिसोर्स नहीं है। बट फ्रेश वाटर इज़ नॉट। आपका जो फ्रेश वाटर है वो आपका एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। अगर आप इसे ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपका जो ओवरऑल वाटर है वो लिमिटलेस है। जैसे कि आपका ये रहा चार्ट, आपके ओवरऑल वाटर में से 97% आपका ओशंस में है। किस में है? ओशंस में है। और इसका जो 3% है आपका, ये ही सिर्फ फ्रेश वाटर है। और इस 3% फ्रेश वाटर में से भी इसका 79% आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में रुका हुआ है। 1% आपको एक्सेसिबल है लेक से, पॉन्ड से, रिवर से, और इसका 20% ग्राउंड वाटर में है। इस 3% का 79% आपका आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में है, 1% आपको एक्सेसिबल है रिवर से, पॉन्ड से, लेक से,
और इसका 20% ग्राउंड वाटर में है। तो लगभग आपको 1% वाटर ही आपका फ्रेश वाटर है। ठीक है, तो आपका लगभग 1% वाटर ही फ्रेश वाटर है। अगर आप इसे जुडिशियसली यूज़ नहीं करोगे, है ना, किफ़ायत से यूज़ नहीं करोगे, तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा। तो यही इसका रीज़न है कि आपका फ्रेश वाटर तो एग्जॉस्टेबल है, लेकिन आपका ओवरऑल वाटर इनएग्जॉस्टेबल है। बात समझ आ गई? तो अब नेक्स्ट है आपका, इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर। बहुत सारे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को मुद्देनज़र रखते हुए नेचुरल रिसोर्सेज को दो काइंड्स में क्लासीफाई किया गया है। एक है आपका एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और दूसरा है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं नेचर में, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ख़त्म नहीं होते। अगर ह्यूमन्स इसे ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म नहीं होंगे। जैसे कि सनलाइट है, आपका एयर है, अगर इसे आप अनलिमिटेडली यूज़ करोगे तो ये ख़त्म नहीं होंगे। और आपके जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इसे ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करोगे तो ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, कैन बी एग्जॉस्टेड, ये ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि आपका कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ों को यूज़ करोगे तो जंगल तबाह हो जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। कोल को ज़्यादा यूज़ करोगे तो कोल ख़त्म, पेट्रोलियम को ज़्यादा यूज़ करोगे तो पेट्रोलियम ख़त्म। पेट्रोलियम ख़त्म होगा तो आपको पेट्रोल भी मिलना बंद, डीजल भी मिलना बंद। पेट्रोलियम के जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं, वो सारे मिलना बंद हो जाएंगे। और पेट्रोलियम को तैयार होने में तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, लेकिन अगर आप इसे जुडिशियसली यूज़ नहीं करोगे तो ये कुछ हज़ारों सालों में ही ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हमें इसे जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए ताकि आगे वाली जनरेशन को भी मिल सके। नेक्स्ट है आपकी एक्टिविटी 5.2। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, ये आपकी ग्रुप एक्टिविटी है। एक कंटेनर लेना है, एक बड़ा सा कंटेनर लेना है जिसमें खाने की चीज़ें फिल करनी है। टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स, पॉपकॉर्न्स, रोस्टेड ग्राम्स, टॉफ़ीज़, नूडल्स, मैगी, जो भी आपने फिल करना है कर लीजिए। जो भी ईटेबल्स हैं, खाने की चीज़ें हैं, वो फिल कर दीजिए। फिर उसके बाद आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको 7 के ग्रुप्स में डिवाइड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इन 7 स्टूडेंट के ग्रुप को भी सब ग्रुप्स में डिवाइड करना है। और जो आपके सब ग्रुप्स होंगे उसमें फर्स्ट सब ग्रुप में 1 स्टूडेंट होगा, सेकंड वाले में 2 और थर्ड सब ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स होंगे। इस तरह से आपको स्टूडेंट को सब ग्रुप में डिवाइड करना है। जो पहला सब ग्रुप है आपका, फर्स्ट सब ग्रुप है, वो फर्स्ट जनरेशन है। सेकंड सब ग्रुप आपका सेकंड जनरेशन है और आपका थर्ड सब ग्रुप आपकी थर्ड जनरेशन है। और ये जनरेशन आपके कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जैसे जैसे आपकी जनरेशन बढ़ रही है, फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन फिर थर्ड जनरेशन, तो आपके कंज्यूमर्स भी बढ़ रहे हैं, यानी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। ईटेबल्स को कंज्यूम करने वाले भी बढ़ रहे हैं, कंज्यूमर्स भी बढ़ रहे हैं। तो फिर आपने क्या करना है, फर्स्ट सब ग्रुप को, फर्स्ट जनरेशन को परमिशन देनी है कि आप ईटेबल्स में से जो चाहे ईट कर सकते हैं। फिर वो ईट कर लेंगे। फिर आपको क्या करना है, सेकंड जनरेशन को बुलाना है और सेकंड जनरेशन से कहना है कि आप इसमें से जो चाहे ईट कर लीजिए। फिर उसके बाद चेक करना है कि उसमें कुछ बचा भी है या नहीं। फिर आपको थर्ड जनरेशन को परमिशन देनी है कि आप इसमें से जो चाहे ईट कर लीजिए। और आपने ऑब्ज़र्व करना है कि थर्ड जनरेशन को इक्वली मिल पाया है या नहीं, उसमें से सभी कंज्यूमर्स को ईट करने के लिए ईटेबल्स मिले हैं या नहीं। और आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि कंटेनर में कुछ बचा भी है या नहीं। तो इस एक्टिविटी का कंक्लूजन आता है कि अगर फर्स्ट जनरेशन ईटेबल्स को जुडिशियसली कंज्यूम करते तो सेकंड जनरेशन को भी अच्छे से मिल पाता, और अगर सेकंड जनरेशन जुडिशियसली यूज़ करते, कंज्यूम करते, तो थर्ड जनरेशन को भी अच्छे से मिल पाता। तो अगर हम आज से ही अपने रिसोर्सेज को बचाना शुरू करेंगे तो आगे वाली जनरेशन को भी अच्छे से मिल पाएगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी यही समझाने के लिए थी कि हमें हमारे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट को बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए, उसको बर्बादी नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से आगे वाली जनरेशन को भी इसका लुत्फ़, मज़ा मिले। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है आपका
Assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resource like coal, petroleum और natural gas. अभी आपने जो एक्टिविटी 5.2 करी है तो उस कंटेनर में आपके ईटेबल्स थे, क्या थे? ईटेबल्स थे. ये ईटेबल्स रिप्रेजेंट कर रहे थे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज को. ये ईटेबल्स आपके एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे कि आपका है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. ये एग्जॉस्टेबल है. ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न. हर ग्रुप का अलग अलग कंजम्पशन पैटर्न हो सकता है, जैसे कि हर बंदे की खुराक अलग होती है ना. कोई 2 चपाती खाता है तो कोई 3 खाता है, तो सबका कंजम्पशन पैटर्न अलग था. आर अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी. क्या पहले की जनरेशन के ग्रुप्स बहुत ज़्यादा ग्रीडी थे, लालची थे, उन्होंने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया. इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप्स वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर अस. और ऐसा भी हो सकता है कि जो पहले की जनरेशन थी वो हमारे बारे में सोच रही थी, कंसर्न थी, इसलिए उन्होंने हमारे लिए थोड़ा बहुत छोड़ दिया हो. ऐसा भी हो सकता है. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. तो इस चैप्टर में हम कुछ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी से बनते हैं, इसलिए हम इसे फोसिल्स भी कहते हैं और इसको बोलते हैं फोसिल फ्यूल्स. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी से बनते हैं, इसलिए हम इसे फोसिल्स भी बोलते हैं और दे आर ऑल्सो नोन एज फोसिल फ्यूल्स. ठीक है. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म आपका कितना भी छोटा हो सकता है, जैसे कि अमीबा. अमीबा बहुत ज़्यादा छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है. और कितना भी बड़ा हो सकता है, जैसे कि ह्यूमन हो गया, आपका जिराफ हो गया, लेकिन उसके अंदर लाइफ प्रोसेसेस होने चाहिए. अगर उसमें रेस्पिरेशन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म है, इम्यूनिटी है, रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, या फिर अगर छोटा सा है तो डिवाइड कर रहा है, ये सारे लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ एक्टिविटीज़ उसके अंदर देखे जा रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म है. ऑर्गेनिज्म आपका कितना भी छोटा हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी से बनते हैं फोसिल फ्यूल्स. इसके आगे का हम आगे कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट है आपका कोल. ठीक है, यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट. तुमने कोल को तो देखा ही होगा और उसके बारे में पढ़ा भी होगा. इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन. ये पत्थर की तरह सख्त होता है और ये ब्लैक कलर का होता है. ये रहा आपका कोल. कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड. ये खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन. पहले के टाइम में ये रेलवे इंजन्स में यूज़ किया जाता था स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे इंजन को चलाया जा सके. ठीक है, स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता था. इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स. ये थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए. कोल इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़. ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है. इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं, मल्टीपल यूजेस होते हैं कोल के. कोल आपका खाना बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इंजन चलाने के लिए और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है. अब हम देखेंगे स्टोरी ऑफ कोल. अब हम देखेंगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग द स्टोरी ऑफ कोल. वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज़ इट फॉर्म्ड. हमें कोल कहाँ से मिलता है और ये कैसे बनता है. अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो. 300 मिलियन ईयर्स पहले. 1 मिलियन में होते हैं थाउजेंड्स और 300 मिलियंस में होंगे आपके 3,00,000. तो 3,00,000 ईयर्स पहले अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज़. तो लो लाइंग वेटलैंड एरियाज़ में आपका मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, वहाँ पे मार्शेस ज़्यादा होते हैं, पॉन्ड्स, लेक्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, दलदली इलाका होता है. ठीक है, वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट थे, मतलब घने घने जंगल थे. ठीक है, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग. नेचुरल प्रोसेसेस जैसे कि बाढ़ आ जाने की वजह से ये फॉरेस्ट धीरे धीरे ब्यूरी होते गए, सॉइल में दबते चले गए. एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर दैम. जितनी ज़्यादा सॉइल उनके ऊपर डिपोजिट होती
उतने ही ज़्यादा ये जंगल कंप्रेस होते जाते, नीचे की तरफ दबते चले जाते। और ये जितना ज़्यादा डीपर एंड डीपर नीचे की तरफ जाते जाते, वैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ये जितना अंदर धंसते, जितना अंदर दबते, उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर भी बढ़ता और प्रेशर भी बढ़ता। अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। और जैसे जैसे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता जाता, ये धीरे 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 कोल में कन्वर्ट होते जाते। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, और कोल में मेनली कार्बन होता है। तो जो स्लो प्रोसेस होता है जिसमें हमारा डेड वेजिटेशन कोल में कन्वर्ट हो जाता है, उसे बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। तो वेजिटेशन में आपकी आ जाती है प्लांट लाइफ ऑफ एन एरिया। तो जो डेड वेजिटेशन है, मींस डेड प्लांट्स हैं आपके, वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे कार्बोनाइजेशन अकॉर्डिंग टू NCERT। और ये वेजिटेशन के डेड रिमेन से बने हैं। किससे बने हैं? वेजिटेशन के डेड रिमेन से बने हैं, इसलिए हमारे फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। कोल हमारा एक फॉसिल फ्यूल है। तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। 300 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ? लो लाइंग वेटलैंड एरियाज़ में डेंस फॉरेस्ट थे, वहाँ पर बाढ़ आने लगी। धीरे 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 ये जंगल बर्बाद होने लगे, नीचे की तरफ धंसने लगे। और ये जितना ज़्यादा नीचे की तरफ कंप्रेस होते जाते, प्रेशर और टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता। तो धीरे धीरे आपकी ये जो डेड वेजिटेशन है, ये कोल में कन्वर्ट होती जाती, जिस प्रोसेस को बोलेंगे कार्बोनाइजेशन। जो स्लो प्रोसेस होता है जिसमें आपकी डेड वेजिटेशन, डेड प्लांट आपके कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में, उसको बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। और ये डेड वेजिटेशन के रिमेन से बने हैं, इसलिए हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट है आपका कोक। इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। कोक कैसा होता है? ये टफ होता है, यानी सख्त होता है, हार्ड होता है। पोरस होता है, मतलब इसके सरफेस पर छोटे छोटे से होल्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लैक सब्सटेंस, ये ब्लैक सब्सटेंस होता है, टफ होता है यानी सख्त होता है, पोरस होता है और ब्लैक सब्सटेंस होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये लगभग प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, जिसमें 98% तक का कार्बन प्रेजेंट होता है। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। कोक कहाँ पे यूज़ किया जाता है? स्टील के मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करवाने में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये टफ होता है, पोरस होता है, ब्लैक सब्सटेंस होता है। ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, जिसमें 98% तक का कार्बन प्रेजेंट होता है। कोक स्टील के मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है और बहुत सारे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कोल टार। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। ये ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है, गाढ़ा लिक्विड होता है कुछ इस तरीके का, जिसकी बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट स्मेल होती है। अनप्लीजेंट स्मेल मतलब अच्छी ना लगने वाली स्मेल, बैड स्मेल होती है, इसका बैड ऑडर होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑलमोस्ट 200 इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेज। ये लगभग 200 सब्सटेंसेज का मिक्सचर होता है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेज, ठीक है। बहुत तरीके के मटेरियल्स को बनाने के लिए इसको स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे कि पेंट बनाने के लिए एज अ बेस किसका यूज़ किया जाता है? कोल टार का यूज़ किया जाता है। इसी तरह बहुत तरीके के एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए, परफ्यूम्स बनाने के लिए, सिंथेटिक डाइज बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, इन सारी चीज़ों को, इन सभी मटेरियल्स को बनाने के लिए भी कोल टार का यूज़ किया जाता है। घरों में जो नैप्थलीन बॉल्स का यूज़ किया जाता है, वाइट कलर की नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, जो कि मॉथ्स को और इंसेक्ट्स को रिपेल करने के लिए, भगाने के लिए डाली जाती हैं, कपड़ों में भी डाली जाती हैं, जिससे इंसेक्ट्स उससे दूर रहें। तो ये भी कोल टार की हेल्प से ही बनाए जाते हैं। तो कोल टार की अपनी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, कोक की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। दीज डेज बिटुमिन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेटलिंग द रोड्स। आजकल रोड की मेटलिंग के लिए बिटुमिन का यूज़ किया जा रहा है कोल टार की जगह। पहले किसका यूज़ किया जाता था? कोल टार का यूज़ किया जाता था रोड की मेटलिंग के लिए, लेकिन अब बिटुमिन का यूज़ किया जाता है। तो समझ में आया? कोक प्रोडक्ट होता है कोल का, कोल टार भी प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट अब हम करेंगे कोल गैस। कोल गैस क्या है? कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब हम कोल से कोक बनाते हैं, जब हम कोल से कोक बनाते हैं तो उसमें से कोल गैस प्रोड्यूस होती है।
कोल गैस रिलीज होती है। जब हम कोल से कोक बनाते हैं तो उसमें से गैस रिलीज होती है, दैट इज कोल गैस। ठीक है। Coal gas was used for street lighting for the first time in London 1810 and in New York around 1820। पहले क्या होता था, कोल गैस लाइटनिंग के सोर्स के लिए यूज़ किया जाता था, रोशनी के लिए यूज़ किया जाता था, और ये पहली बार लंदन 1810 में यूज़ किया गया था और न्यूयॉर्क में लगभग 1820 में ये यूज़ किया गया था। पहले ये लाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता था, रोशनी के लिए यूज़ किया जाता था। नाउअडेज इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। लेकिन आजकल ये सोर्स ऑफ हीट की तरह यूज़ किया जा रहा है लाइट के बजाय। ठीक है, तो सोर्स ऑफ लाइट की तरह अब ये यूज़ नहीं होता है कोल गैस, अब ये सोर्स ऑफ हीट की तरह यूज़ होता है। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। जहाँ पर कोल की प्रोसेस करने के लिए प्लांट्स लगाए जाते हैं, उन एरियाज़ में कोल गैस का यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। ठीक है, वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के नियर जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर कोल गैस का यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल, और ये हीट के सोर्स की तरह यूज़ किया जाता है। आगे बात समझ, जब हम कोल से कोक बनाते हैं तब हमें कोल गैस मिलती है, और पहले ये लाइटनिंग के सोर्स की तरह यूज़ की जाती थी, लेकिन अब सोर्स ऑफ हीट की तरह यूज़ की जाती है। जिन एरियाज़ में कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स लगे होते हैं, वहाँ आसपास जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उन एरियाज़ में इसका यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ हीट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है ये अपने आप में ही इसकी मीनिंग डिफाइन करता है। पेट्रा मीन्स होता है रॉक, पेट्रा मीन्स होता है रॉक, ओलियम का मतलब होता है ऑयल। पेट्रा मीन्स रॉक, ओलियम मीन्स होता है ऑयल। सो ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट रॉक्स इन द अर्थ। अलग अलग तरीके की रॉक्स से जो हमें ऑयल मिलता है उसे बोलते हैं हम पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम बनता कैसे है वो भी हम इसी टॉपिक में कवर करेंगे। यू नो दैट पेट्रोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड कार्स। तुम जानते हो कि पेट्रोल फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है लाइट ऑटोमोबाइल्स में। ठीक है, लाइट ऑटोमोबाइल्स में, छोटी छोटी गाड़ियों में फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है पेट्रोल, जैसे कि मोटरसाइकिल्स में यूज़ किया जाता है, स्कूटर्स में यूज़ किया जाता है, कार्स में भी यूज़ किया जाता है। लाइट ऑटोमोबाइल्स में पेट्रोल फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। हैवी मोटर व्हीकल्स डीजल पर चलते हैं। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स, ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं जैसे कि ट्रक हैं आपके, ट्रैक्टर्स हैं, ये सब डीजल पर चलते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। अब पेट्रोल और डीजल हमें किससे मिलते हैं? पेट्रोलियम से मिलते हैं। पेट्रोल और पेट्रोलियम में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पेट्रोल हमें पेट्रोलियम से मिलता है, और सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही हमें पेट्रोलियम से नहीं मिलते। इसके अलावा और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जैसे कि पैराफिन वैक्स है, बिटुमिन है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि हम आगे देखेंगे चैप्टर में। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रा means rock. The word petroleum is derived from petra means rock. पेट्रोलियम पेट्रा से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब होता है रॉक, और ओलियम जिसका मतलब होता है ऑयल। एज इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन इन फिगर 5.4। फिगर 5.4 में दिखाया गया है कि ये कैसे रॉक्स के बीच में से निकाला जाता है, रॉक से इसको माइन किया जाता है। तो पेट्रोलियम क्या होता है? ये एक सब्सटेंस होता है, थिक सब्सटेंस होता है जिसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है, और पेट्रोल और डीजल हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। पेट्रोल लाइट ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जाता है, डीजल हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ ऑब्टेन्ड? क्या तुम जानते हो कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? नेक्स्ट है, डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड? क्या तुम जानते हो कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनसे बनता है पेट्रोलियम। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड, जब ये ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी, इनकी बॉडीज सी के बॉटम में सेटल हो जाती हैं, नीचे बैठ जाती हैं। एंड गॉट कवर्ड विद द लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, और इनकी बॉडीज सैंड और क्ले से कवर होने लगती है, ढकने लगती हैं। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, हज़ारों सालों तक, एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब वहाँ पे एयर भी प्रेजेंट नहीं होती है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में। जब आप सी में बहुत ज़्यादा डीप जाते हैं, सी में जब आप बहुत ज़्यादा डीप जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर जितना पानी होगा,
जितना पानी होगा उस पानी का उसके ऊपर प्रेशर लगेगा, तो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा। हाई प्रेशर में, हाई टेम्परेचर में और एयर की एब्सेंस में इनकी डेड बॉडीज़ धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होती है और किस में ट्रांसफॉर्म होती हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में ट्रांसफॉर्म होती हैं। पेट्रोलियम लिक्विड ही होता है और नेचुरल गैस आपकी गैसियस फॉर्म में होती है। ठीक है, जब ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं तो वो सी के बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं और इनकी बॉडी पर सैंड और क्ले चढ़ता रहता है, कवर होती रहती है और धीरे धीरे बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये क्या होती है, पेट्रोलियम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसके बाद है आपका लुक एट फिगर 5.4। आपने 5.4 फिगर में देखना है, इट शोज दैट द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यहाँ पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स दिखाए गए हैं। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर, मतलब वाटर के ऊपर आपका फ्लोट कर रहा है ऑयल और ऑयल के ऊपर है गैस। और ऐसा क्यों है, वाई इज इट सो, ऐसा क्यों है। रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। आपके फिगर 5.4 में वाटर है, फिर उसके ऊपर आपकी ऑयल है और उसके ऊपर आपकी गैस है। ऐसा क्यों है, ऑयल और गैस वाटर के ऊपर क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑयल और गैस जो है वो वाटर से लाइट होते हैं, इसलिए ये वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, इसके साथ मिक्स नहीं करते। अब जब भी आपसे कोई पूछे कि पानी में ऑयल मिक्स क्यों नहीं होता है, इसका आंसर ये है कि ऑयल पानी से हल्का होता है, लाइट होता है, इसलिए ये वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है। और गैस ऑयल से लाइट होती है, इसलिए ये वाटर ऑयल के साथ मिक्स नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेनिसिल्वेनिया यूएसए इन 1859। दुनिया का पहला ऑयल वेल ड्रिल किया गया था पेनिसिल्वेनिया यूएसए में 1859 में। 8 साल बाद 1867 में ऑयल वॉज स्ट्रक एट माकूम इन आसाम इन इंडिया। ऑयल इज़ फाउंड इन असम। इंडिया में ऑयल कहाँ पाया जाता है, असम में, गुजरात में, मुंबई हाई में और इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, इन जगहों पर ऑयल पाया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम डार्क ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ओडर। इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा बेकार होती है, बैड स्मेल होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट्स। ये बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंट्स का मिक्सचर होता है, मतलब ये बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स से मिलकर बनता है, जैसे कि पेट्रोलियम गैस है, ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन वैक्स एटसेट्रा, एलपीजी है, बिटुमेन है, ये सारे हमें पेट्रोलियम से ही मिलते हैं। और जो प्रोसेस होता है जिससे हम इसके इतने सारे कॉन्स्टिट्यूंट्स को सेपरेट कर पाएँ, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, वैक्स, इन सबको अलग अलग कर पाएँ, पेट्रोलियम से निकाल पाएँ, उसको बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग। और ये जिस जगह पर होता है उसको बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आपका क्वेश्चन हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूंट्स क्या होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं, फ्रैक्शंस क्या होते हैं। देखिए, जब आप चाय बनाते हो तो उसमें टी लीव्स डालते हो, शुगर ऐड करते हो, सॉल्ट ऐड करते हो, स्पाइसेस ऐड करते हो। स्पाइसेस आपको प्लांट्स या एनिमल से भी मिल सकते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें जो उसमें डाली आपने चाय बनाने के लिए, टी को प्रिपेयर करने के लिए आपने अलग अलग मटेरियल का यूज़ किया है, ये कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं टी के। इंग्रेडिएंट भी कह सकते हैं, फूड में यूज़ हो रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स भी कह सकते हैं, लेकिन ये पार्ट्स हैं टी के, फ्रैक्शंस हैं, कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं। तो इसी तरह से पेट्रोलियम के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होते हैं एलपीजी, पेट्रोल है, कैरोसिन है, डीजल है। तो इनको जो अलग किया जाता है, इनके फ्रैक्शंस को, इनके पार्ट्स को, इनके कॉन्स्टिट्यूंट्स को या फिर इंग्रेडिएंट्स को अलग करने के प्रोसेस को बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग। आई बात समझ में। कॉन्स्टिट्यूंट्स क्या हैं, ये इसके पार्ट्स हैं, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं पेट्रोलियम के, और ये सभी हमें पेट्रोलियम से ही मिलते हैं। नेक्स्ट है आपकी टेबल 5.1 वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। इस टेबल में हम पेट्रोलियम के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंट्स को देखेंगे और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं वो भी देखेंगे। सो फर्स्ट वन है आपका पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, एलपीजी, जिसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसको हम घरों में यूज़ करते हैं, होम्स में यूज़ किया जाता है और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है फ्यूल की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेट्रोल। पेट्रोल लाइट ऑटोमोबाइल्स में यूज़ किया जाता है, मोटर फ्यूल की तरह, एविएशन फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है यानी एयरक्राफ्ट्स में, सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है ड्राई क्लीनिंग में। जब आप लॉन्ड्री पर कपड़ों को ड्राई क्लीनिंग के लिए देते हो तो उसके लिए सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है पेट्रोल। कैरोसिन, कैरोसिन स्टोव्स में यूज़ किया जाता है, लैम्प्स में यूज़ किया जाता है और जेट एयरक्राफ्ट्स में यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट है डीजल। डीजल हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स पे यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेशन ऑयल, ये कॉन्स्टिट्यूंट है पेट्रोलियम का, जो कि लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जब कोई भी पार्ट मशीन का ड्राई हो जाता है, उसे ग्रीस करने के लिए, चिकना करने के लिए लुब्रिकेशन ऑयल का यूज़ किया जाता है। पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स ऑइंटमेंट्स में यूज़ किया जाता है, कैंडल्स में, वैसलीन में, एटसेट्रा। बिटुमिन, बिटुमिन पेंट्स में, रोड की सरफेसिंग में यूज़ किया जाता है। तो इस टेबल को लर्न ज़रूर कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, जो कि हमने टेबल 5.1 में देख ही लिए हैं। इसके बाद आ जाता है मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से हमें बहुत सारे यूज़फुल सब्सटेंसेस मिलते हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से हमें बहुत तरीके के यूज़फुल सब्सटेंसेस मिलते हैं, जिसे हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स, तो आप लिख कर आएंगे ये पेट्रोकेमिकल्स होते हैं जो कि हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलते हैं। अब पेट्रोकेमिकल्स कहाँ यूज़ किए जाते हैं? ये डिटर्जेंट्स के, फाइबर्स के, पॉलीथीन के, प्लास्टिक्स के मैन्युफैक्चर में यूज़ किए जाते हैं पेट्रोकेमिकल्स। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस, हाइड्रोजन गैस हमें नेचुरल गैस से मिलती है। H2 हमें नेचुरल गैस से मिलती है। नेचुरल गैस के बारे में भी हम अभी डिटेल देखेंगे। इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूरिया। और नेचुरल गैस फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में यूज़ की जाती है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मैम फर्टिलाइजर्स क्या होता है? फर्टिलाइजर्स देखिए आपके नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, यानी मैनमेड भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए और उसकी प्लांट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स की अपनी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। उसकी प्रिपरेशन में, आर्टिफिशियल प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन गैस का। ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस, पेट्रोलियम की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने की वजह से पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वाई पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड, तो आप ये पूरा इसका आंसर लिख कर आएंगे, ये पूरा इसका आंसर हो जाएगा। पेट्रोकेमिकल्स हमें किससे मिलते हैं? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से हमें बहुत यूज़फुल सब्सटेंसेस मिलते हैं, जिसे हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं, जो कि डिटर्जेंट्स, पॉलीथीन, प्लास्टिक्स के मैन्युफैक्चर में यूज़ किए जाते हैं। हाइड्रोजन गैस हमें नेचुरल गैस से मिलती है और ये फर्टिलाइजर्स की प्रिपरेशन में हेल्प करती है बहुत ज़्यादा। फर्टिलाइजर्स आपके नेचुरल भी हो सकते हैं, मैनमेड भी हो सकते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ को और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। पेट्रोलियम की इतनी ज़्यादा कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस होने की वजह से हम इसे ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5.3 नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फोजल फ्यूल। नेचुरल गैस आपका बहुत इंपॉर्टेंट फोजल फ्यूल है बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, क्योंकि हम इसे आसानी से पाइप्स के ज़रिए ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को हम हाई प्रेशर में स्टोर करते हैं सीएनजी की तरह। सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, सीएनजी को हम पावर जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेचुरल गैस आपका क्लीनर फ्यूल है, बहुत कम पॉल्यूटिंग होता है, इसको हम आसानी से स्टोर भी कर सकते हैं। फोजिल फ्यूल है हमारा, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइप्स के थ्रू, और इंडिया में बहुत सारे रिजर्व्स भी हैं नेचुरल गैस के, जो अभी हम आगे देखेंगे। इसके बाद है आपका इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल्स। ये व्हीकल्स के ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ किया जाता है फ्यूल की तरह, ये व्हीकल के ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ किया जाता है फ्यूल की तरह, क्योंकि ये बहुत कम पॉल्यूटिंग होता है। सीएनजी आपका बहुत कम पॉल्यूटिंग होता है, जो कि एक नेचुरल गैस है, और ये क्लीनर फ्यूल है। जब आपका सीएनजी बर्न होता है तो ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करता, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। द ग्रेटर एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज़ दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। और इसकी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि इसे हम डायरेक्टली घरों में और फैक्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हम इसे पाइप से सप्लाई करते हैं। ठीक है, इसकी सप्लाई पाइप से होती है और इसे हम घरों में बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये स्मोक नहीं देता, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करता, और अच्छी खासी हीट प्रोड्यूस होती है। Such a network of pipelines exists in Vadodara, some parts of Delhi and other places. इस तरह का नेटवर्क वडोदरा में, दिल्ली के कुछ पार्ट्स में और अदर जगहों पर पाया जाता है। Natural gas is also used as a starting material for the manufacture of a number of chemicals and fertilizers. कई तरीके के केमिकल्स को बनाने के लिए भी हम नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं, और फर्टिलाइज़र्स में भी हम
हम नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं। तो इनकी प्रिपरेशन में भी स्टार्टिंग मटेरियल की तरह नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया में नेचुरल गैस का भंडार है, कई रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा। हमारी कंट्री में नेचुरल गैस त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। तो इंडिया में नेचुरल गैस का रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है। नेचुरल गैस जो है आपकी क्लीनर फ्यूल है, बहुत कम पॉल्यूटिंग होती है। इसको हम सप्लाई कर सकते हैं पाइप्स के थ्रू। घरों में, फैक्ट्रीज़ में आसानी से यूज़ की जा सकती है। बहुत कम स्मोक प्रोड्यूस करती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। नेचुरल गैस आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करती है। इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो अब एक बार रिवीजन हो जाए, नेचुरल गैस आपका एक फोसिल फ्यूल है, क्लीनर फ्यूल है, लेस पॉल्यूटिंग है, स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, आसानी से घरों में, फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इसको हम सप्लाई करते हैं पाइप्स के थ्रू। इंडिया में नेचुरल गैस के रिजर्व्स का भंडार पाया जाता है। कई तरीके के केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स के मैन्युफैक्चर में नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि भूजो पूछ रहा है, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। क्या कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को हम लैब में डेड ऑर्गेनिज्म की हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं? तो इसका आंसर पहली दे रही है, नो, देयर फॉर्मेशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। देखिए, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की प्रिपरेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और इसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं, जैसे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए, और इनका बनना भी बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो इस तरह का इन्वायरमेंट हम लेबोरेटरी में प्रोवाइड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को हम लैब में नहीं बना सकते, है ना। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से आगे वाली जनरेशन को भी पास हो सके, क्योंकि ये ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है। इनकी प्रिपरेशन में तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, कई हज़ार साल लगते हैं, लेकिन अगर हम इसे एहतियात के साथ यूज़ नहीं करेंगे तो ये कुछ सालों में ही, कुछ हज़ारों सालों में ही ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो हमें इसे संभाल कर यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से इसकी कमी ना हो सके। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 5.4, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि लिमिटेड है। अब ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड होते हैं, जिसे हम बोलते हैं एग्जॉस्टेबल, ठीक है। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड होते हैं वो होते हैं एग्जॉस्टेबल। यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स एक्सेट्रा। तुमने चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि एग्जॉस्टेबल हैं, लिमिटेड हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल हो गए आपके, फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स हैं, ये सब क्या हैं, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। तुम जानते हो कि कोल और पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कोल डेड वेजिटेशन से बनता है। जब डेड वेजिटेशन मिलियन ऑफ ईयर्स तक डिकम्पोज होती रहती है तो उससे हमारा कोल बनता है। पेट्रोलियम कैसे बनता है, जब डेड ऑर्गेनिजम्स सी के बॉटम में बैठ जाते हैं, उनके ऊपर सैंड और क्ले की लेयर्स चढ़ती रहती हैं, तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज फ्यूल्स। तो इसमें क्या लगता है, डेड ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स तक प्रोसेस होते हैं, जिससे ये फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, कोल और पेट्रोलियम में। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द नोन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। और इनके जो नोन रिजर्व्स हैं, जहाँ पर ये चीज़ें पाई जाती हैं, कोल और पेट्रोलियम, ये कुछ सालों तक ही रहेंगे। मोर ओवर, इसके अलावा बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। जब आप इन फ्यूल्स को बर्न करते हो तो इससे एयर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जब आप कोल को ज़्यादा बर्न करोगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो जलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, जिससे एयर पॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन भी होता है। देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होगी, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन फ्यूल्स को तभी यूज़ करें जब बहुत ज़्यादा हमें इनकी ज़रूरत पड़े। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट भी स्वस्थ रहेगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की रिस्क भी कम हो जाएगी और इनकी अवेलेबिलिटी भी रहेगी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक।
तो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज़ होते हैं जो कि आपके लिमिटेड होते हैं, जो कि एग्ज़ॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज़ होते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था फ़ॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल्स आपके एग्ज़ॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं। फ़ॉसिल फ्यूल्स को बनने में तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, लेकिन अगर आप इसे ठीक से यूज़ नहीं करोगे तो ये फ्यू हंड्रेड ईयर्स में ख़त्म हो जाएँगे। और इसको ज़्यादा यूज़ करने से एयर पॉल्यूशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, बहुत सारे नुकसान होते हैं। इन फ्यूल्स को आपको तभी यूज़ करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की रिस्क भी नहीं रहेगी, आपका एनवायरनमेंट भी बेटर रहेगा और ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक अवेलेबल भी रहेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका, इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइसेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। इंडिया में पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA ने एडवाइस किया कि आप किस तरह से अपना पेट्रोल डीजल बचा सकते हैं ड्राइविंग करते दौरान। इनकी कुछ टिप्स हैं, वो ये हैं कि ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। जितना हो सके अपनी स्पीड को मेंटेन रखो, एक ही स्पीड से चलो, जिसकी वजह से तुम फ्यूल बचा पाओगे। अगर आप 24 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं, मतलब एक सेकंड में 24 मीटर की स्पीड कवर कर रहे हो आप, तो इसी स्पीड को मेंटेन रखो। स्पीड को घटाओ बढ़ाओ मत, कभी 20 मीटर पर सेकंड तो कभी 25 मीटर पर सेकंड, ऐसा मत करो। एक ही स्पीड को जब आप मेंटेन करोगे तो अपना फ्यूल बचा पाओगे। नेक्स्ट टिप है, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। जब ट्रैफिक लाइट्स पर हो आप, या फिर ऐसी जगह पर खड़े हो जहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, तो उस जगह पर आप अपना इंजन स्विच ऑफ कर दो, जिसकी वजह से तुम फ्यूल बचा पाओगे। नेक्स्ट है, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। तुम्हारे टायर में प्रेशर सही होना चाहिए, जिसकी वजह से फ्यूल सेव कर पाओगे। और फोर्थ टिप है आपकी, इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। और अपनी व्हीकल की मेंटेनेंस कराते रहो, जिसकी वजह से तुम फ्यूल बचा पाओगे, है ना। इसके बाद आ जाते हैं आपके कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपकी जो चैप्टर में समरी दी गई है और एक्सरसाइजेस, इन तीनों चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आई होप आपको लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। सारे कंसेप्ट जो भी मैंने आपको समझाया है अच्छे से क्लियर होंगे। अगर समझ में नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप सजेस्ट करना चाहते हो कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हो। थैंक यू।